हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्राथमिक समूह के विषय में बताने जा रही हूँ। समूह दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। चार्ल्स फूले ने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 1919 में प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग किया। तो इनके अनुसार प्राथमिक समूह के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनमें आमने सामने के संबंध होते हैं, अर्थात जिनका प्रत्यक्ष संबंध होता है, एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, तो उसको हम प्राथमिक समूह कह सकते हैं। चार्ल्स फूले ने प्राथमिक समूह में परिवार, पड़ोसी तथा क्रीड़ा समूह को सम्मिलित किया है। इनके अनुसार प्राथमिक समूह को प्राथमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले बालक का संपर्क परिवार में होता है, उसके बाद पड़ोस में होता है और उसके बाद वो क्रीड़ा स्थल में मित्र मंडली के साथ संपर्क करता है। तो इस प्रकार से जिसमें आमने सामने के बहुत ही निकटतम शारीरिक निकटता वाले संबंध होते हैं, उनको प्राथमिक समूह में सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद मैं डेफिनेशन बताने जा रही हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन दी है किम्बाल यंग ने कि परस्पर घनिष्ठ आमने सामने के संपर्क होते हैं और सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं। ये ऐसे केंद्र बिंदु हैं जहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। तो इन्होंने कहा है कि जो हमारे प्राथमिक समूह होते हैं उनमें क्या होता है कि आमने सामने के संपर्क होते हैं, अर्थात बहुत ही नज़दीकियाँ होती हैं और सभी व्यक्ति समान रूप से कार्य करते हैं। सभी एक दूसरे के प्रति जो है वफादार होते हैं, या जो सभी जो है एक दूसरे के साथ सहयोग और प्रेम की भावना रखते हैं। इसके बाद लुंडबर्ग ने जो है प्राथमिक समूह की जो परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ, सहभागी और वैयक्तिक ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। तो इन्होंने भी वही बात बोल दी है, आप समझ रहे होंगे। प्राथमिक समूह में घनिष्ठता होती है, सहभागी मतलब होता है कि एक साथ काम करना, एक साथ मिलके खेलना, खाना पीना, रहना, सोना, और वैयक्तिक ढंग से एक दूसरे के अर्थात प्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे के साथ आमने सामने के व्यवहार भी होते हैं। तो ये हुई डेफिनेशंस प्राथमिक समूह की। इसके बाद मैं आपको प्राथमिक समूह की विशेषताएं बताने जा रही हूँ। तो विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं प्राथमिक समूह की। पहली होती भौतिक विशेषताएं और दूसरी होती है आंतरिक विशेषताएं। तो भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत जो है पहली जो हेडिंग है उसमें है कि शारीरिक समीपता। तो पहली विशेषता प्राथमिक समूह की ये होती है कि इसमें जो है लोग सहभागी होते हैं, एक साथ रहते हैं, मिलते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार रहते हैं। तो ये हो गई शारीरिक समीपता। दूसरी विशेषता है समूह का लघु आकार। जैसा कि आप जानते हैं, कोई एक बहुत बड़ा समूह है तो उसमें इतने आपके प्रत्यक्ष संपर्क नहीं स्थापित हो पाएंगे, है ना आपकी इतनी नज़दीकियाँ होंगी, ना आप सबसे उतने घनिष्ठता से जुड़ पाएंगे, ना मिल पाएंगे, ना प्रेम होगा, ना व्यवहार होगा। जब कम लोग होते हैं जो आपस में रहते हैं तो उनमें क्या होता है कि प्रेम और जो आपस में इतनी निकटता होती है कि वो जो है आपस में बहुत ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उस समूह के अंतर्गत जिसमें निकटता ज़्यादा होगी उसमें व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। तो समूह का, प्राथमिक समूह का आकार कैसा होता है? लघु होता है। जैसे परिवार के सदस्य हैं, बहुत अधिक नज़दीकियां हैं और साथ में रहना, सुबह शाम मिलना जुलना, तो ये इससे क्या होता है कि बहुत ही अधिक प्रेम और सहानुभूति और दया, सहयोग आदि की भावनाओं का विकास होता है।
अगली जो है विशेषता संबंधों की अवधि। चूंकि प्राथमिक समूह में जो संबंध होते हैं व्यक्ति के स्थापित होते हैं वो जन्म से ही होते हैं। परिवार में क्या है, बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेता है तो बचपन से ही वो जीवन पर्यंत दीर्घ काल तक उनके संपर्क में, उन लोगों के संपर्क में रहता है, परिवार वालों के संपर्क में रहता है। इसीलिए उसके क्या होते हैं, वैयक्तिक संबंधों की अवधि इतनी लंबी होती है और वैयक्तिक संबंध भी होते हैं, इतनी अधिक निकटता या मधुरता होती है कि वो जीवन पर्यंत चलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि संबंधों की अवधि जो है काफ़ी अधिक दीर्घ होती है। तो ये भी एक जो है प्राथमिक समूह की विशेषता है। इसके बाद देखते हैं कि प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषताएं। ये विशेषताएं कैसी हैं, आंतरिक विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता उद्देश्यों की समानता, मतलब उद्देश्य जो होते हैं, है ना, प्राथमिक समूह में उद्देश्य जो होते हैं समान होते हैं लगभग, है ना, एक साथ रहना, मिलना जुलना, एक समान कार्य करना, कार्यों में सहयोग करना, एक दूसरे के प्रति है सहानुभूत रखना। तो ये क्या है, उद्देश्यों की समानता इसमें रहती है। संबंध स्वयं साध्य होते हैं। दूसरी विशेषता है कि संबंध स्वयं साध्य होते हैं। मतलब संबंध कैसे होते हैं, संबंध में लक्ष्य जो है, लक्ष्य खुद में होते हैं, है ना, ये साधन नहीं होते हैं। जैसे कुछ लोग हैं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी उसमें ग्रुप में, समूह में सम्मिलित हो गए, ये क्या है, स्वयं में साध्य है। लक्ष्य जो है कैसे है, हमेशा महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं और ये साध्य नहीं, लक्ष्य के रूप में, साध्य क्या, लक्ष्य के रूप में ही कार्य करते हैं। तीसरी है संबंध वैयक्तिक होते हैं। तो ये संबंध आंतरिक होते हैं, वैयक्तिक होते हैं। जब साथ साथ